नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज परिवारों के भीतर की दुख भरी कहानियां लेकर आपके बीच आया हूं। आपको भी लगेगा कि कहां से मैं ढूंढ ढूंढ के नकारात्मक खबरें लेकर आता हूं। क्यों मैं साधारण बातों पे नहीं बोल पाता जो लोगों को खुशी दें। मुझको लगता है कि ज़िंदगी में अहमियत रखने वाली बातें अगर तकलीफ़ देने वाली हैं तो हमको उतनी तकलीफ़ झेलने की आदत रहनी चाहिए। मैं उनको अनदेखा करना नहीं चाहता। अब जैसे मैं अपने शहर की बात करूं, यहाँ महिला आयोग के पास एक बुजुर्ग महिला पहुंची। उसने कहा कि अपने घर के भीतर वो महफूज नहीं रह गई है, उसके बेटा बहू उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला आयोग ने उसको सलाह दी है कि वो अदालत जाए इसके खिलाफ। मैंने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं। अदालत जो है वो बेदखल करती है प्रॉपर्टी से, कभी आल औलाद को, कभी कहती है कि माँ को अलग पैसा दो, कभी कुछ करती है। कई तरह अदालतें भी कई तरह की रहती हैं। मैं ऐसे और मामलों को देख रहा हूँ। ये आज की ही खबर मुझको देखने मिली है अखबार में, यानी कल की घटना है महिला आयोग की। एक दूसरी खबर मुझको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से देखने मिल रही है। दो बेटे हैं, 88 साल की माँ है। 88 साल की माँ है यानी उसका मतलब है 30, 40, 50 साल की औलाद तो रही ही होगी। आज जो 88 साल की है, दो बच्चों को जन्म देते समय 30-40 साल की रही होगी, तो 30-40 साल की औलाद होगी। दो बेटे हैं, माँ का नाम कमला देवी, बेटों का नाम प्रेम नारायण और डालचंद। 88 साल की माँ मर गई। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, अर्थी वगैरह में बांध दिए थे। पड़ोस की महिलाएं रोने के लिए आई वहाँ पर, आंसू बहाने के लिए, हमदर्दी में। उनको दिखा कि ये गले पर कुछ निशान दिख रहा है, तो आपस में फुसफुसाहट हुई। पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने आके देखा तो शक हुआ कि ये साधारण मौत नहीं लग रही है। और ये आल औलाद माँ पर ध्यान नहीं देते थे, माँ का ख्याल नहीं रखते थे। पोस्टमार्टम कराया गया तो पता लगा गर्दन टूटी हुई है, गला घोंटकर मारा गया है 88 साल की माँ को। फिर पता लगा इसलिए मारा गया, दोनों बेटों ने इसलिए मार डाला कि माँ का ख्याल न रखना पड़े। 88 साल की माँ है, अब खाना तो पकाएगी नहीं उनके लिए, कपड़े नहीं धोएगी, रात को चौकीदारी नहीं करेगी जब तक घर नहीं लौटें तब तक। 88 साल की माँ तो बोझ ही रहेगी किसी के ऊपर। उस बोझ को आप एक कुदरत की या ईश्वर की दी हुई एक भेंट मान लें कि आपको ये मौका मिला है सेवा करने का। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने। मेरे एक परिचित हैं, भोपाल में रहते हैं। माँ व्हील चेयर पर है। माँ बुजुर्ग होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती हैं काम अपना। उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, ये तमाम काम भी उनका बेटा ही कर पाता है और कोई नहीं है परिवार में। तो बेटा पूरे समय माँ का 24 घंटे ख्याल रखता है। कार में बैठा के कभी घुमाने भी ले जाता है। घर पे कोई मिलने आए तो पहले माँ को ठीक ठाक कपड़े पहनाता है, फिर बाहर लेके आता है। पूरी ज़िंदगी माँ को समर्पित कर दी। कहीं शहर छोड़कर नहीं जाता, घर छोड़कर नहीं जाता। ये भोपाल का है, मेरे परिचित हैं वो। तो मुझको और लोगों से पता लगा, उन्होंने अपने बारे में नहीं बतलाया, और लोगों ने बतलाया उनके बारे में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और कहीं आना जाना, शहर छोड़ना सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ माँ की सेवा करते हैं। एक ये है, बेटे का नाम प्रेम नारायण रखा था। आधा हिस्सा नाम का प्रेम है, आधा हिस्सा नारायण ईश्वर का नाम है। दोनों हिस्से में से कोई हिस्सा काम नहीं आ पाया। नाम का कोई असर नहीं हुआ, न प्रेम का असर हुआ, न नारायण का असर हुआ। दोनों भाइयों ने मिलके माँ को मार डाला। अभी मेरे कैमरा पर्सन मुझको याद दिला रहे थे, इसी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे, तो कि बस्तर में अभी कुछ महीने पहले एक आदमी ने अपनी नानी के बीमे का दावा पाने के लिए, बीमे का पैसा मिल जाएगा इसलिए, नानी को गाड़ी में बैठाया
उड़ीसा ले गया, बगल में लगा हुआ राज्य है, वहाँ एक सपेरे से बात करके रखा था। देखिए बड़ा मौलिक है, कितना भी तकलीफ दे है लेकिन मौलिक था। वो सपेरे से बात करके रखा था। एक टैक्सी में बैठा के, गाड़ी में बैठा के नानी को उड़ीसा ले गया। सपेरा टोकरी लेके आया, गाड़ी के भीतर बैठी हुई नानी के पास में सांप को, जहरीले सांप को खोला टोकरी से। सांप ने काटा नानी को। देखिए अब सांप ने नानी को काटा। तो यह है कि सांप ने काट लिया, लौटा के लेके आया नानी को। अब नानी मर गई, बतलाया सबको, सांप ने काट लिया। अब मैं बहुत बारीकी में जाना नहीं चाहता कि वो मामला उजागर कैसे हुआ, लेकिन उजागर हो गया, सब लोग गिरफ्तार हो गए। वो नाती भी गिरफ्तार हो गया जिसने बीमे की रकम भी ले ली थी, शायद बीमा एजेंट भी गिरफ्तार हो गया, सपेरा भी गिरफ्तार हो गया। माँ, नानी, बाप, किस किस का ऐसा हाल लोगों ने नहीं किया है। मुझको मेरी नानी याद पड़ती है जो इसी तरह का जुल्म झेलती थी घर पर, तो गाते गाते रोती थी। जिसको पिलाया दूध था वो काटने को दौड़ता है, रोते रोते गाती थी। तो मैंने देखा हुआ है, करीब से भी देखा हुआ है। मैं दुनिया को क्यों कोसूं, दुनिया की और औलादों के बारे में क्यों कहूं, मैंने अपने परिवार में भी देखा हुआ है। क्या किया जाए इसका। मैं अपने अखबार के एडिटोरियल में, संपादकी में लिखता हूँ इस बात को कई बार कि लोगों को अपने आल औलाद के नाम पर पूरी ज़मीन जायदाद, पूरी संपत्ति, रकम, सब कुछ करने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके बाद वो अपनी ही सुरक्षा को ख़त्म कर देते हैं। लोगों को अपने जीते जी अपनी पूरी दौलत आल औलाद को कभी नहीं देना चाहिए। वसीयत भी ऐसी बनानी चाहिए कि उनके ख़त्म होने के बाद ही औलाद को कुछ मिल सके, और कुछ हिस्सा वसीयत में भी ऐसा रखना चाहिए कि वो चाहें तो दूसरों को भी दे सकें। मुझको ध्यान है अभी कुछ एक ऐसे परिवारों की कहानी भी सामने आई, छत्तीसगढ़ में भी आई, बाहर भी आई, जिसमें परिवार के लोगों ने, लड़कों ने कहा, रिश्तेदार लड़कों ने कहा कि अगर हमारे नाम पे ज़मीन करेंगे तो हम अंतिम संस्कार करेंगे बुजुर्ग का, बाप रहे कि चाहे दादा रहे, दादी रहे, चाचा चाची रहे, कोई रहे। तो घर की लड़कियों ने उठाई अर्थी और ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया। यानी परिवार के लड़कों ने कहा कि अगर ज़मीन हमारे नाम करेंगे, 1 एकड़ ज़मीन देंगे या संपत्ति में हिस्सा देंगे तो हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो इन लड़कों का एकाधिकार उन लड़कियों ने तोड़ दिया। बेटियों ने उठाई अर्थी, जाके अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत अच्छा किया, जूता मारा हूँ घर के परिवार के उन लड़कों के मुंह पर। लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा सा व्यापक, मैं इन घटनाओं से परे सोचता हूँ कि क्या माँ बाप जो हैं आल औलाद के ऊपर ऐसे आश्रित हो जाते हैं, ऐसे उनके मोहताज हो जाते हैं? क्या इसमें गड़बड़ कहाँ पर है? जब मैं सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि बच्चे के जन्म तक तो माँ बाप की हसरत रहती है कि बच्चा हो, अगली पीढ़ी हो। ये हसरत रहती है कि ख़ानदान का नाम आगे बढ़े, बच्चा हो। बच्चों को खिलाने का, बड़ा करने का सुख भी रहता है माँ बाप को, सामाजिक दबाव भी रहता है, पारिवारिक दबाव भी रहता है कि अगली पीढ़ी का मुंह दिखा दो, तो ख़ानदान का नाम चलना चाहिए, ख़ानदान का चिराग आए, जिससे मोटे तौर पर ये लड़कों के बारे में रहता है, लेकिन मैं औलाद की बात कह रहा हूँ। तो लोग बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा हो गए। अब उसके बाद उन बच्चों की जितनी फ़िक्र करते हैं माँ बाप, मैंने देखा हुआ है, मेरे माँ बाप ने भी मेरी फ़िक्र की है, हम अपनी औलाद की फ़िक्र करते हैं। सभी लोग, आमतौर पर सभी औसत माँ बाप अपनी अगली पीढ़ी की फ़िक्र करते हैं। तो मुझको लगता है कि इतनी फ़िक्र करते हुए उनके दिल दिमाग में क्या गुजरता होगा जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए गोद में लेकर
और घंटों तक उसकी सेवा करती होगी, दूध पिलाना, उसको नहलाना, तेल की मालिश करना, उसको खिलाना, प्यार करना, हर दिन घंटों अपने बच्चे के साथ गुजारने वाली माँ, उसके मन में स्वाभाविक उम्मीद रहती है कि बच्चे बड़े होने के बाद उसका ख्याल रखेंगे। भारत जैसे समाज में लड़कों से उम्मीद ज़्यादा रहती है, इसलिए लड़कों की फिक्र परवाह भी ज़्यादा की जाती है। पढ़ाई के मामले में लड़कों को बेहतर स्कूल भेजा जाता है, उनका बेहतर इलाज कराया जाता है, उनको खाना बेहतर मिलता है। अगर कमी रहती है परिवार में तो, अगर संपन्नता खूब है तो शायद दोनों को बराबरी से मिलने लगता है। तो मन में एक उम्मीद रहती है कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा मेरा बेटा। बहुत सारे फिल्मी गाने भी आपने ऐसे सुने होंगे कि मेरा राज दुलारा मेरी लाठी बनेगा, कुछ कुछ ऐसा। बड़े बड़े मार्मिक गाने रहते हैं हिंदी फिल्मों के। क्या इतनी उम्मीद करना जायज़ है? और अगर उम्मीद ना करें तो क्या करें? उम्मीद ना करें तो क्यों करें? मुझको लगता है ये उम्मीद इंसानी रिश्तों में बहुत सारी जगहों पे रहती है, केवल माँ बाप और औलाद के बीच में नहीं। मुझको लगता है ये उम्मीद वहाँ पर भी रहती है जहाँ प्रेमी प्रेमिका रहते हैं। उनको लगता है कि मेरे प्यार का मुझको एक गूंज मिलेगी, मुझको इको, प्रतिकार मुझको प्यार का मिलेगा। अगर प्यार के बदले प्यार की उम्मीद ना हो तो शायद बहुत कम लोग प्यार कर पाएंगे। इतना समर्पण किसी में नहीं होगा कि जो मीरा का कृष्ण के लिए था, कि कृष्ण से तो मीरा को कुछ नहीं मिलने वाला था, मीरा ही कृष्ण के प्रेम में अपना सब कुछ छोड़ बैठी थी। वैसा प्रेम हर किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता। इसलिए माँ के मन में बिना सोचे समझे भी ये एक सांस्कृतिक, सामाजिक एक उम्मीद रहती है कि उसके बुढ़ापे में उसके काम आएगा बेटा या बेटी। इसी तरह पति पत्नी में ये एक उम्मीद रहती है कि प्रेम रहेगा, बीमार पड़ने पे एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। पति मुसीबत में फंस जाए तो पत्नी गहने भी बेच के उसकी मदद करेगी। देह संबंध की जो ज़रूरतें रहेगी पति पत्नी के बीच, ये एक अघोषित अनकही उम्मीद रहती है कि देह संबंध में साथ देंगे। ऐसा न होने पर बहुत सारे लोगों को तलाक लेना पड़ता है या लोग लेते हैं। मुझको तो ये भी लगता है कि दो इंसानों के बीच जो भी उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो भी उनकी यौन प्राथमिकताएं हैं, पसंद हैं, उनके बीच अगर संबंध हैं तो शायद उनकी ये उम्मीद भी रहती होगी कि एक दूसरे से प्रेम मिले, एक दूसरे से देह सुख मिले। बहुत सारी चीज़ें, अघोषित उम्मीदें रहती हैं। हो सकता है कि वो जुबान से न कहते हो, अघोषित उम्मीदें रहती हों। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अपनी औलाद से अघोषित उम्मीदें माँ बाप की ये रहती है कि बुढ़ापे में औलाद साथ देगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम और देह संबंध की उम्मीद रहती है। चाहे उम्र का फासला भी हो तो भी उम्मीद रहती है कि इतना मेरा प्रेम है, इतना हम साथ में हैं एक दूसरे के। तो देह संबंध की अगर किसी को ज़रूरत है तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसी एक अघोषित उम्मीद रहती है। हर चीज़ का लिखित एग्रीमेंट नहीं बनता है। ऐसे में अगर 88 साल की उम्र में आके दो बेटे, जो कि उसके मुकाबले तो 20, 25, 30, 40 साल छोटे ही होंगे, अगर वो दोनों मिलके माँ को मार डालें, और जगह जगह ऐसी कहानियाँ सुनने मिलती है। बहुत सारे माँ बाप तो इतने भले रहते हैं कि वो जुल्म सह सह के मर जाते हैं, लेकिन अपनी आल औलाद के खिलाफ थाने, पुलिस, कोर्ट, महिला आयोग नहीं जाते। क्या किया जाए ऐसे में? मैं ऐसी जितनी कहानियाँ पढ़ता हूँ, मुझको लगता है कि जिन माँ बाप के पास 4 पैसा भी है उनको संभाल के रखना चाहिए। आज अगर आप अपने आल औलाद पर अपने जेब की पाई खर्च कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग करते होंगे, मेरे साथ में काम करने वाले लोग भी कोई बहुत बचत कर पाते होंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता है। आज पैसा खर्च हो जाता है बच्चों के ऊपर, पढ़ाई, इलाज, रख रखाव, सब पर।
थोड़ा पैसा अपने लिए बचाकर हर किसी को रखना चाहिए। चाहे आप बच्चों के लिए कितना ही करना चाहें, पैसे को इसलिए बचा के रखिए कि बुढ़ापे में आल औलाद के ऊपर आप बोझ न बने। बहुत गरीब लोगों के लिए तो मेरी इस सलाह का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन मैं बाकी लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बेरहम होने से बचाने के लिए, हिंसक होने से बचाने के लिए, अपने बच्चों को बदनामी से बचाने के लिए आप अपने खुद के बुढ़ापे की थोड़ी सी तैयारी रखिए। अपने बुढ़ापे के लिए अपना इंतजाम कम से कम कुछ हद तक खुद रखिए। जमीन जायदाद, रुपया पैसा, गहने, कारोबार, इसको कुछ हद तक अपने पास रखिए। कुछ हद तक आल औलाद को देना हो तो दीजिए, लेकिन पूरी तरह से आल औलाद को देकर उनको बेरहम होने का मौका मत दीजिए। खुद बहुत बुरी मौत मरने का इंतजाम मत कीजिए। मैंने ऐसे ही किसी मामले में किसी एडिटोरियल में ये बात कही थी या अखबार के एडिटोरियल में लिखी थी, मुझको याद नहीं है। बहुत साल पहले मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जापान की एक फिल्म देखी थी, बैलेड ऑफ नारायमा। ये कहानी, ये फिल्म अभी उपलब्ध है यूट्यूब वगैरह पर, आप देख भी सकते हैं। इसमें जापान के उस दौर का जिक्र था जब भयानक अकाल पड़ा था, बहुत भूखमरी थी, बहुत बुरी भूखमरी थी। तो वहाँ एक गांव में ये रिवाज था कि जब माँ बाप बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ईश्वर दिखाने के लिए पहाड़ी पर लेकर जाते हैं, ईश्वर दिखाने के लिए। तो ले जाते हैं, ये एक माँ बाप को जब लेके जाते हैं तो गांव के लोगों को मालूम रहता है ईश्वर देखने के बाद वापस नहीं आते हैं वो लोग। बुजुर्गों को ईश्वर दिखाते हैं, वहीं से स्वर्ग निकल लेते हैं वो, ऐसी एक धारणा बनाई गई थी। एक नौजवान रहता है, उसके अपने बच्चे भूख से मरते रहते हैं और बूढ़ी माँ भी है या बूढ़ी माँ है शायद, बहुत साल हो गए देखे हुए। वो पीठ पे लाद कर उस माँ को लेकर जाता है पहाड़ी के ऊपर। वहाँ से जब किनारे ले जाता है पहाड़ी के, तो उसकी माँ को दिखता है कि नीचे खाई में केवल कंकाल पड़े हुए हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो वो बेटा जो है वहां से माँ को फेंकता है नीचे, लेकिन उसकी माँ उसका पैर पकड़ लेती है। जिंदगी है, जिंदगी से मोह रहता है, मरते मरते भी। औलाद भी कत्ल करना चाहे तो भी मोह रहता है। बहुत दर्दनाक है, आप सुनेंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है कि वो बेटा जो है उसके पैरों में माँ की उंगलियां धंस जाती है। उस बूढ़े हाथों में इतनी ताकत आ जाती है अपने बदन को बचाने के लिए कि बेटा जो है फिर पैर से मार मार के अपनी माँ को नीचे फेंकता है खाई में। कुछ वैसा ही ग्वालियर में हुआ है, मुझको नहीं मालूम इन्होंने जापान की वो फिल्म देखी थी कि नहीं देखी थी। और मैं ये भी नहीं जानता कि आज हिंदुस्तान में जहाँ पर मनरेगा की मजदूरी हासिल है, ग्वालियर एक औद्योगिक शहर है, वहाँ कई तरह के रोजगार होंगे। वहाँ पर दो भाई हैं जिनको माँ ने जन्म दिया है, बड़ा किया है। दोनों ने मिल के अपनी 88 साल की माँ को मार डाला। मुझको लगता है जापान की जो कहानी मैंने देखी थी वहाँ तो अकाल पड़ा था। अकाल की मजबूरी में खुद जिंदा रहने के लिए, अगली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए बूढ़ों ने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी कुछ जी ली है, उनको मार डालना, ये तो मुझको समझ में आता है। ग्वालियर जैसे शहर में जहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं होगी, मजदूरी तो कर ही सकते थे दोनों। मैंने भोपाल का बतलाया आपको किस्सा। हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं, जिस तरह से अपनी माँ की सेवा करते हैं। तो ये दो लोग, ये जो दो हरामखोर बेटे हैं वहाँ के ग्वालियर के, हरामखोर इसलिए कह रहा हूँ कि माँ ने इनको बड़ा किया होगा और उन्होंने उसका उपकार का बदला नहीं चुकाया, इसलिए हरामखोर कह रहा हूँ इनको। तो इन्होंने अपनी 88 साल की माँ का गला घोंट के जिस तरह से मारा है, जिंदगी की हकीकत ये है। जापान का वो बेटा जो है इनके मुकाबले फिर भी रहम वाला रहा होगा, इनसे कम ही बेरहम रहा होगा, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा था। ग्वालियर जैसे शहर में जहाँ ये मजदूरी कर लेते, स्टेशन पे सामान ढो लेते, रिक्शा खींच लेते, कुछ भी कर लेते, सब्जी बेच लेते,
नाम तो इनका प्रेम नारायण और डालचंद है, तो सब्जी बेचने में भी दिक्कत नहीं है कि इनका धर्म और हुलिया देखकर कोई सब्जी फल में इनका बहिष्कार करे, ऐसा भी नहीं था। तो कुछ न कुछ तो इनका रोजगार चल सकता था, लेकिन माँ को मार डाला इन्होंने। इसलिए आप अपने बच्चों से प्रेम खूब रखिए, उनका ख्याल खूब रखिए, उनको तमाम सहूलियतें दीजिए, आगे बढ़ाइए, लेकिन अपने हाथ में इतनी ज़मीन जायदाद, इतना पैसा, इसको जरूर रखिए कि आपको मारने के पहले वो सोचें कि ये पैसा हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अपने औलाद को कातिल मत बनने दीजिए, इतना ध्यान रखिए। अपने हाथ में रखिए अपनी चीज़ों को, वसीयत को, सबको अपने हाथ में रखिए। और अगर आल औलाद ख्याल नहीं रखती है, जैसा कि कल का मेरे शहर में हुआ है कि अपने ही घर में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, बेटा बहू शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, कहा है महिला ने अपने ही घर में, तो आप अपने घर का भी इंतजाम रखिए। ज़रूरत रहे तो ज़रूर पुलिस तक, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अदालत तक ज़रूर जाइए। किसी को अपने बच्चे को इतना बेरहम और ऐसा हत्यारा नहीं बनने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वरना और लोगों को भी राह सूझेगी बूढ़े माँ बाप से छुटकारा पाने की। मुझको ध्यान पड़ रहा है, अभी 2-4 हफ्ते के भीतर ही मैंने अपने शहर में देखा था, एक जवान लड़का है, उसकी दादी बैठी हुई है घर के चबूतरे पे, और वो क्रिकेट की बैट से मार रहा है अपनी दादी को। भयानक था। जब लोगों ने कहा कि रिपोर्ट लिखाओ, तो महिला ने रिपोर्ट लिखाने से इनकार कर दिया अपने पोते के खिलाफ कि नहीं, कैसे लिखाऊंगी। आल औलाद जो रहती है वो और ज़्यादा प्यारी रहती है दादा दादी नाना नानी को। इसी बारे में अभी मेरे कैमरामैन ने मुझको याद दिलाया कि मेरे ही शहर में कुछ साल पहले एक मामला हुआ। एक नौजवान था, अपने माँ बाप की ज़मीन उसको बेचना था, मकान बेचना था, कुछ करना था। उसने गहरा गड्ढा खोदा, माँ बाप को दफना दिया, फिर शायद ज़मीन वगैरह बेच दी उनकी, मुझको बहुत पूरा बारीकी से याद नहीं है। इसलिए मुझको घटना याद है कि उस मामले में मेरा एक दोस्त जो है वो भी फंस गया। उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए, तो मेरा दोस्त भी उसमें फंस गया था। कत्ल एक दूसरे ने किया अपने सगे माँ बाप का, मार डाला, ज़मीन में दफना दिया। कुछ साल पहले की बात है, बहुत पुरानी भी नहीं है, ये मेरे ही शहर का था। इसलिए हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। मैंने प्रेमी को प्रेमिका की हत्या करते देखा है, प्रेमी को एक नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की हत्या करते देखा है, पति पत्नी को एक दूसरे की हत्या के लिए सुपारी देते देखा है। मैंने बहू को देखा है, एक सरकारी अफसर थी और उसने अपने ससुर को मारने के लिए सुपारी दी थी ताकि उसको कुचल डाला जाए, वो संपत्ति नहीं दे रहा था, ऐसा कुछ था, और ट्रक से कुचल कर मार दिया गया। बाद में सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखा गया, उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई, तो गाड़ी ढूंढी गई, गाड़ी से हत्यारे मिले, हत्यारे से बहू तक पहुंची। सरकारी विभाग में थी बहू, मुझको याद पड़ रहा है, उसने इंतजाम किया था। जिंदगी बहुत ही बेरहम है। किसी भी तरह के रिश्ते में आपकी उम्मीदें हो सकता है पूरी न हो, माँ बाप की अपने बच्चों से उम्मीदें हो सकता है पूरी न हो सके। आप प्रेमी प्रेमिका हो तो भी सावधान रहिए, रिश्ते अच्छे बने रहें इसके लिए सावधानी भी बरतनी पड़ती है। लोग कहते हैं ना, जो फल बहुत मीठा होता है उसमें कीड़ा पहले पकड़ता है, तो सावधान रहिए। मैं आपके मन में कोई शक पैदा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुनिया में किसी भी रिश्ते को 100% सुरक्षित मानना ठीक नहीं है। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर ठीक लगता हो तो इसको लाइक कीजिएगा। आप जवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, इसको आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ये सबके सोचने के लायक है। लाइक कीजिएगा हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगेगा, दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप चौपहिए या दुपहिए पर चलते हैं
तो कार या दूसरी गाड़ी में सीट बेल्ट लगा कर रखिए, दुपहिए पर अगर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। ज़िंदगी आपकी अपनी है, ट्रैफिक पुलिस की नहीं है। सिर आपका फटेगा, ट्रैफिक पुलिस का नहीं फटेगा। कार के एक्सीडेंट में आप मारे जाएंगे अगर बेल्ट नहीं लगाएंगे तो। बचने की गुंजाइश बहुत रहती है सीट बेल्ट लगाने पर। ट्रैफिक पुलिस की ज़िंदगी खतरे में नहीं है आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो। सरकार ने जो नियम बनाए हैं आपके और आपके परिवार के भले के लिए हैं। सरकार की कमाई बहुत रहती है, आपका चालान करके उस कमाई से उनकी अगरबत्ती भी नहीं जलेगी। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार के लिए बचा कर रखिए। आपको परिवार के लोग, आप चाहे नालायक और निठल्ले भी हों तो भी चाहते होंगे परिवार के लोग, उनके लिए बचा कर रखिए। फिर मिलेंगे।